Assalamualaikum, welcome back. Today's video topic is about to the study of poetry ages. Criticism on poets by Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नल्ड ने जो पोइट्स पे क्रिटिसिज्म किया है द स्टडी ऑफ पोइट्री के कंटेंट में ही, तो उसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये जो है कंटेंट द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये इंतहाई लेंथी है, जिसमें मैथ्यू अर्नल्ड ने 4 से 5 सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड करके फिर वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट, जो उसका एक सब टॉपिक रह गया था जिसमें पोइट्स की ये जो एजेस हैं, ये जो दौर गुजरे हैं, उस पे मैथ्यू अर्नल्ड ने क्रिटिसिज्म किया है। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन चॉसर। जियोफ्री चॉसर, जिन्होंने फ्रेंच रोमांस पोइट्री को नरिश किया और अभी तक वो स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन बरकरार रखे हुए हैं, उनकी शायरी में एक बेहतरीन किस्म का स्टाइल और सब्जेक्ट मौजूद होता है जो कि फ्रेंच पोइट्री में नहीं था। ड्राइडन चॉसर के प्रोलॉग के बारे में कहते हैं कि यहाँ खुदा की बहुतात है और वो एक दायमी चश्मा हैं। वो अच्छे सेंस के मालिक थे। उनकी राइटिंग में बड़ाई, बेसाख्तापन, नरमी और ख़ुद मुख्तियारी थी। वो इंग्लिश के बहुत प्योर थे। उनमें लम्हों की इलाही रवानी मौजूद थी। उनकी पोइट्री में पोइटिक सीरियसनेस नहीं थी जो कि उनको दूसरे पोइट से सुपीरियर रखती है। उन्होंने एक दौर बनाया जिसमें रिवायत को पाया। अर्नल्ड कहते हैं कि जियोफ्री चॉसर की पोइट्री में सरासर शायराना हुनर था। मैथ्यू अर्नल्ड ने चॉसर के स्टाइल और मैनर को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कहा है कि चॉसर को क्लासिक नहीं कहा जा सकता, होमर, वर्जिल और शेक्सपियर के बरअक्स। इसके बाद स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पॉप। ड्राइडन का जो दौर था वो सुपीरियर जाना गया पोइट्री की स्वीटनेस की बिना पर। ड्राइडन की प्रोज राइटिंग जो थी वो मिल्टन और चैपमैन से कहीं गुना बेटर थी। ड्राइडन 18वीं सदी के प्रोज एज और रीज़न के शानदार बानी और अलेक्जेंडर पोप जो थे वो आला पादरी थे। अर्नल्ड के मुताबिक पोप और ड्राइडन क्लासिक पोइट नहीं थे, लेकिन वो 18वीं सदी के प्रोज के क्लासिक थे। इसके बाद चलते हैं थॉमस ग्रे के एज की तरफ, उनके दौर में और उनके बारे में मैथ्यू अर्नल्ड क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ थॉमस ग्रे। पोइट्री के लिहाज से अर्नल्ड कंसिडर करते हैं 18वीं सदी के क्लासिक पोइट थॉमस ग्रे को। ग्रे ने मुस्तकिल स्टडी की और लुत्फ़ उठाया ग्रीक पोइट्री से, तब ही उनकी शायरी इनहेरिट हुई पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू में। वो सबसे कम, सबसे खुश मिजाज क्लासिक थे और उनका आउटपुट बहुत छोटा था। इसके बाद चलते हैं रॉबर्ट बर्न्स की तरफ। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ रॉबर्ट बर्न्स। अगरचे बर्न 19वीं सदी के करीब तरीन थे, लेकिन उनकी शायरी 18वीं सदी की ज़िंदगियों को भी रौनक बख्शती है। उन्होंने ज़्यादातर अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा। उनकी नज़में स्कॉटिश मैनर और रिलीजन स्कॉटिश का लिबादा ओढ़े हुए थे। उन्होंने स्कॉटिश दुनिया को अपनी शायरी से खूबसूरत बनाया। चॉसर की तरह बर्न्स में भी हाई पोइटिक सीरियसनेस की कमी थी, लेकिन उनकी नज़मों में पोइटिक ट्रुथ और डिक्शन मौजूद थी। कभी कभार उनकी नज़में बहुत गहरी और दिल हिला देने वाली होती थी, जैसा कि ए फाउंड किस उनकी एक पोइम है। हैड वी नेवर लव्ड से काइंडली, हैड वी नेवर लव्ड से ब्लाइंडली, नेवर मेट और नेवर पार्टेड, वी हैड नेवर बीन ब्रोकन हार्टेड। ये जो पोइम है रॉबर्ट बर्न्स की, उसमें ये अ फॉन्ड केस इज़ अ पोइम बाय रॉबर्ट बर्न्स, स्कॉटलैंड्स नेशनल पोएट, दैट वाज रिटन इन 1791 एंड पब्लिश इन 1792, right after 1 year. Okay, the theme of the poem is the cost of love. The speaker confronts the pain that comes with losing a lover. The poet asks himself if it would have been better never to loved her or even met her at all. If they had never loved so intensely, then they would never been broken hearted. इसके बाद शायर कहता है कि यहाँ पे 2 तरीके हैं जिससे इस पेन को अवॉइड किया जा सकता है। The poet suggests that he would
हैव बीन इक्वली हैप्पी, वो दोनों इस तरीके से हैप्पी रहेंगे कि या तो वो एक रास्ता चूज़ कर लें कि लाइफ लॉन्ग जॉय विद बिलवड, या फिर नेवर हैविंग मेट हर एट ऑल। अच्छा होता कि वो उनको कभी प्यार हुआ ही ना होता या वो कभी मिले ही ना होते। मतलब ये है कि पोइट का कहने का जो सेंस है वो ये कहता है कि दो ही रास्ते हैं, या तो कभी मिले ही ना होते और या फिर अपने बिलवड के साथ लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड किया जाए। अब यहाँ पे जो है यानी रॉबर्ट बर्न कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो बिलवड थी उससे सेपरेशन इनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही, वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, वो दूसरे लव के बारे में सोच भी नहीं सकते। चौसर्स की तरह बर्न्स की शायरी में भी लार्जनेस, नरमी, आज़ादी और स्पॉन्टेनिटी पाई है, लेकिन चौसर्स की पोइट्री में फ्लूइडिटी थी, जबकि बर्न्स की शायरी में एक स्प्रिंग की तरह बॉन्डिंग एनर्जी नज़र आती थी। बर्न्स जो थे वो सिंपैथी शो करते थे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, लेकिन चौसर की दुनिया बहुत रिचर और फेरियर थी बर्न्स से। कभी कभार बर्न्स की पोइटिक जीनियस से कहीं किसी से भी नहीं मिलती थी, वो गौथी से कहीं गुना बेहतर थे, वो बेमिसाल थे सबसे सिवाय शेक्सपियर के। उन्होंने बहुत सी अच्छी नज़में लिखी हैं जैसे कि टैम ओशॉन्टर। ये इसका मतलब ये है, ये वो तो स्कॉटिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो इसका मतलब ये है कि स्कॉटिश कैप विद अ वाइट टॉप। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ विसल एंड आई विल कम टू यू माई लेड। ये एक ऐसी स्टोरी है, द स्टोरी डिस्कस द आइडिया ऑफ चाइल्ड विच कंसिक्वेंटली लीड्स द डेथ ऑफ मैनी अदर चिल्ड्रन। ये एक ऐसी घूस्ट बेस्ड स्टोरी है। ये नेक्स्ट इज ओल्ड लैंग सिन। इसका मतलब है ओल्ड लॉन्ग सिंस, यानी ओल्ड टाइम्स, या फिर हम कह सकते हैं ओल्डन डेज। तो ये थी उनकी राइटिंग करियर की जो पोइम्स हैं, वो मैंने आपको चंद बता दी हैं। ठीक है, अब चलते हैं द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अर्नल ने विलियम वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ की है और कहा है कि नेचर खुद उसके हाथ से कलम लेकर लिखती है, मुकम्मल क्वालिफाइड और पाबंद होके। अर्नल ने उनके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को भी वैल्यू दी है। ओके, द नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ पीबी शेले। शेले के मुतालिक अर्नल ने बताया है कि शेले एक खूबसूरत लेकिन गैर मौसर फरिश्ता जो कि चमकदार परों से खला में दौड़ रहा हो। शेले के किरदार में बहुत सी खूबियाँ थी जो कि उसे फ़रिश्ता बना देती थी। वो एक मुकम्मल शरीफ इंसान थे बग़ैर गरूर और गुस्सीलेपन के। अब करते हैं स्टडी शेक्सपियर के बारे में। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के मुतालिक अर्नल ने क्या कहा है? अर्नल ने शेक्सपियर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंग्लैंड में एक अक्लमंद मोज़े की ज़रूरत थी जैसे कि शेक्सपियर, जो कि जहन का तवाज़ुन प्रोड्यूस करे। एक ख़त में वो लिखते हैं कि मैं शेक्सपियर से ये कहता रहा हूँ कि तुम ऐसे समझ से बाहर हो जैसे कि ज़िंदगी। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉन मिल्टन। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑन द एज ऑफ जॉन मिल्टन। मिल्टन मुस्तकिल तौर पर एक अजीम आर्टिस्ट हैं, ग्रेट स्टाइल के। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने फ़न तामीर की एक यादगार पार शो की है। मिल्टन की शायरी ने इंसानी रूह पर बहुत बेहतरीन और बुलंद असर छोड़ा है। अब देखते हैं कि मैथ्यू अर्नल ने जॉन कीट्स की एज के बारे में क्या कहा है, यानी उनका जो दौर था उसके बारे में वो क्या कहते हैं। कीट्स बहुत ज़्यादा सहर अंगेज़ तौर पर सेंशियस पोइट थे, यानी प्लेयर फील करवाने वाले शायर थे। उनमें वो सारी क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ थी, वो करेजनेस थी जैसे कि ट्रेडिशनली एक मर्द में पाई जाती है। मतलब ये है कि वो बहुत से सरगर्मियाँ जो थी मुख्तलिफ़ किस्म की और प्लान्स में इन्वॉल्व थे। उनको तमाम चीज़ों में उसूल बहुत पसंद थे। तो गाइज़, इसके साथ ही हमारा द स्टडी ऑफ पोइट्री का कंटेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to share, comment and subscribe my channel for more updates. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.